हरिद्वार से खबर आ रही है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। बता दें कि घटना बृहस्पतिवार देर शाम की है, जब पथरी थाना क्षेत्र के सुभाषगढ़ के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 900 से ज्यादा नशीली दवाएं बरामद हुई है। आरोपी का नाम बिट्टू है, जो यूपी के देवबंद का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके जवाबी फायर में उसे न्यूट्रलाइज किया और इसी बीच उसके पैर में गोली लगी, जिसको अभी हॉस्पिटल में ले जाया गया है और अभी वहां उसका उपचार चल रहा है। इस बीच जो इसकी चेकिंग के से हमें पता लगा कि यह व्यक्ति, इस पर ऑलरेडी 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इसका नाम बिट्टू है और ये देवबंद क्षेत्र का रहने वाला है और इसके ऊपर दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और अभी भी इसके पास से एक तमंचा, जिस पर तमंचा में गोलियों के और साथ में नशीली गोलियां इसके पास से मिली हैं। करीब 1000 के आसपास अलग अलग उसके भी चेक कराया जा रहा है। और निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में जुट गए हैं और सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को 4 जिलों में जनसभाएं और रोड शो करेंगे और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। सबसे पहले सीएम सुबह 11 बजे टिहरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे कोटद्वार में जनसभा करेंगे और लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। वहीं 3:30 बजे हरिद्वार में रोड शो के साथ शाम 6 बजे देहरादून के रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए। जी सुनील, बताइए क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने वाले हैं? देखिए नेहा, मुख्यमंत्री इस पूरे निकाय चुनाव का जो प्रचार अभियान है उसको लीड कर रहे हैं और हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक जनसभाएं मुख्यमंत्री की हैं। एक दिन में 4 जनसभाएं मुख्यमंत्री हैंडल कर रहे हैं और अभी 21 जनवरी तक चुनाव प्रचार होना है, यानी कि अभी 5 दिन शेष हैं। इन 5 दिन में मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं, करीब 20 जनसभाएं उनको इस 5 दिन में करनी है। आज के अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो मुख्यमंत्री आज सुबह से शाम तक 4 जिलों में लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री का टिहरी जाने का प्रोग्राम है। टिहरी में जो नगर पालिका में कैंडिडेट है उनके पक्ष में मुख्यमंत्री वहां पर जनसभा करेंगे। इसके बाद कोटद्वार का मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है, वहां पर भी जनसभा होगी और इसके साथ साथ हरिद्वार नगर निगम के लिए भी शाम करीब 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री हरिद्वार में रोड शो करेंगे और देर शाम एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का देहरादून में भी है, जहां रायपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आज सीएम धामी का पूरे दिन ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और गुरुवार को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है और राम सेवक सभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 गुना तेजी के साथ विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अनेक कार्य जिनके बारे में अभी आदरणीय सांसद जी ने यहाँ से बताया, आदरणीय विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है वो सब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और वहीं नैनीताल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर और हल्द्वानी में रोड शो किया। यहां दोनों जगह रोड शो में भारी भीड़ नजर आई है। रोड शो के दौरान जगह जगह पर लोगों ने सीएम धामी का स्वागत भी किया।
रुद्रपुर में मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा के लिए वोट की अपील की। और वहीं कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी चरण में ताकत झोंक दी है और बड़े बड़े नेता जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरिद्वार में मेयर पद की प्रत्याशी अमरेश देवी बालियान के पक्ष में कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। करण मारा ने आरोप लगाया है कि कॉरिडोर बनाकर बीजेपी हरिद्वार के पौराणिक स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। वहीं मेडिकल कॉलेज को पूंजीपतियों के हाथ में देने का भी आरोप लगाया है। हरिद्वार के लिए कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा है। हजारों लोग बेघर और बिजनेस के हो जाएंगे, लोगों के बिजनेस खत्म होंगे और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की संस्कृति जो है वो खत्म हो गया। हम नहीं चाहते कि बनारस की तर्ज पे या अयोध्या की तर्ज पे यहाँ नुकसान किया जाए। 100 सीट यहाँ पर हैं, उनका भविष्य क्या करेगा, वो यहाँ पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे, खुद सोच लेना चाहिए। जो सरकारी फीस पर यहाँ पर भर्ती किए गए थे, क्या प्राइवेट वाला इनको मान्यता देगा या प्राइवेट वाला कराएगा? और बहुत इसमें बड़ा घपला है। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां चुनाव में प्रत्याशी वोटरों तक पहुंचने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक एक कच्चे रास्ते से उतर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई रास्ते इसी तरह से अभी भी पगडंडियों से होकर गुजरते हैं। सुषमा रावत को बमुश्किल कच्चे रास्ते से उतारा गया। और वहीं शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है रुड़की नगर निगम की। यहां मेयर की रेस में 10 महिला प्रत्याशी हैं और सभी चुनाव में जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो रुड़की में जनता की जरूरतें क्या है और शहर का समीकरण क्या कहता है, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने वाला रुड़की 2013 में नगर निगम बना और तीसरी बार यहाँ की जनता मेयर चुनने जा रही है। रुड़की की जनसंख्या 2,73,000 से ज्यादा है, जिसमें हिंदू 61%, मुसलमान 28%, सिख 8%, जैन 2.7% और ईसाई 0.3% हैं। यहाँ 1,52,940 मतदाता हैं, जिसमें 73,838 महिला वोटर हैं, जबकि 78,644 पुरुष मतदाता हैं। महिला के लिए रिजर्व रुड़की नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 10 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुत ही मतलब समस्या है। सड़कों पे बिल्कुल गंदगी मच रखी है, बुरा हाल हो रखा है, पानी के सीवर फैल रखे हैं और गड्ढे भरे पड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे मौका दीजिए, मैं ये सब चीज़ समस्याएं दूर करूँगी। तो सब समस्याएं लिख रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। बाकी ये काम हो जाए मेरा पहले, फिर मैं बाद में देखूंगी नहीं सब चीज़। तो शहर ਲਈ देखो अपन ਨੂੰ पता है कि ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਲਦਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। कार्य बहुत करने वाले हैं, बस करने का मैंने मौका मिले तो मैं सारे कार्य करूँगी। समस्याएं तो बहुत देखने को मिल रही हैं। गलियों में इतना गंद हो रखा है, गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां सब गंदी हो रखी हैं। गंदगी हो रही है शहर में, सारी गंदगी साफ करवानी है। पहले भी मेयर साहब के कार्यकाल में तो कितना साफ सुथरा शहर था और हमें वो ही नंबर 1 पे ये शहर बनाना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़क, नाली, पानी, पार्किंग, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर मुखर है। और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी समस्याओं को निपटाने का वादा करेगा, उसके हक में यहाँ की जनता फैसला करेगी। हमारी हेल्प कर सके, हमारे टूटी हुई सड़कें ठीक कर सके, हमारे नालों के ऊपर से बिल्कुल ही हट चुका है सीमेंट वगैरह, सड़कें वगैरह, लोग गिर जाते हैं उनमें। हमें ऐसा मेयर चाहिए जो
इस शहर का विकास कर सके। विकास इन द सेंस कि आप सबसे पहले जो बेसिक्स एमिनिटीज़ है शहर की, साफ़ सफाई, जो गंदगी और सड़कों की जो हालत हो रखी है शहर में, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। सबसे बुरा हालत इस समय वही है शहर की, और वो हमें जल्द से जल्द उसका निवारण चाहिए। ऐसा चेयरमैन हो जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, हमारे आवाज़ को सुने, हमारी कोई परेशानी है नगर पालिका की तरफ से या कहीं से भी तो वो हमारी हेल्प करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 जनवरी को मतदान के बाद 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो रुड़की को कौन सी महिला मेयर मिलती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार भी मुकाबला दिलचस्प जरूर बना हुआ है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी महीने लागू होने की संभावना है। यूसीसी को लेकर चल रही ट्रेनिंग 18 जनवरी को खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा यूसीसी का काउंटडाउन। सीएम पुष्कर सिंह धामी 26 जनवरी को इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूसीसी लागू करने की राह में जो आखिरी बाधा थी वो थी अधिकारियों को ब्लॉक लेवल पर दी जाने वाली ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग भी 18 जनवरी को कंप्लीट होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। बुधवार को बीजेपी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा था कि जनवरी के इस महीने में 3 बड़े काम होने जा रहे हैं। पहला 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यूसीसी लागू होगा और तीसरा 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। यानी गणतंत्र दिवस ही वो मौका हो सकता है जब यूसीसी की घोषणा होगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता, देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश की आजादी के बाद जो देश की प्रतीक्षा थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, जो अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। दूसरी, यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। यूसीसी के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसे आप अपने मोबाइल में भी यूज कर पाएंगे। यूसीसी के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरकर ब्लॉक लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, लिव इन रिलेशन को खत्म करना हो या फिर तलाक लेना हो, उसकी जानकारी भी इसी यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्टर करनी होगी। ये सारे काम ब्लॉक लेवल पर होंगे। इसके लिए बीडीओ को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। एक तो यूसीसी के बाद ये चीज अपने आप में एक बड़ा कदम होगा कि हम लोग अपने जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको एक लीगलाइज फॉर्म में एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल देंगे। ये सभी जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर इस तरीके के कानून बने हैं और वो हमको करना भी चाहिए। 33 महीने पहले शुरू हुई यूसीसी की कवायद आखिरी चरण में पहुंच गई है। 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा और इसके साथ ही उत्तराखंड के नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट में बाघ देखने के लिए जिप्सी की दूरी 30 मीटर रखना होगा। बाघ के पास 5 मिनट से ज्यादा रुकने पर पाबंदी लगी है। नियम तोड़ने वालों पर कॉर्बेट प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कॉर्बेट प्रशासन जिप्सियों में जीपीएस भी लगा रहा है जिससे जिप्सियों को ट्रैक किया जा सके। टाइगर रिजर्व प्रशासन जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करता है और हम इसको फील्ड में भी और अन्य तरह से भी इन पे निगाह रखते हैं। जैसे कि हमारी जो जिप्सीज हैं उनमें जीपीएस डिवाइसेस लगाए गए हैं जो कि ये देख सकते हैं कि स्पीड क्या है, कहाँ पर सारी गाड़ियों का जमावड़ा हो रहा है। तो इन चीज़ों को लगातार
हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और जो हमारी फील्ड टीम है वो भी देखती रहती है। इसी में जीपीएस लगा दिया जाएगा और 30 मीटर की दूरी से ही बाघ को देखने का नियम बनाया गया है। बाघ के पास 5 मिनट से ज्यादा रुकने पर फाइन लगेगा और नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गोविंद, बताइए किस तरीके से ये काम किया जाएगा और किस तरीके से आगे का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इसके लिए कुछ टीमें बनाई गई हैं। हर जोन में टीमें जो है नजर रखेंगी पर्यटकों पर और जिप्सियों पर। जिप्सियां क्योंकि बाघ के बहुत नजदीक जाती हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है, तो इसको देखते हुए बाघ के करीब कम से कम 30 मीटर की दूरी उन्हें बाघ से रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जिप्सियों से जिप्सी की दूरी भी होनी चाहिए। एक निश्चित दूरी उनकी जिप्सियों से जिप्सियों की होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई बाघ अटैक करे या कोई वन्यजीव अटैक करे तो वो अपनी जिप्सी को आगे पीछे कर सके, जिससे वो वहां से थोड़ा खिसक सके या भाग सके। इस तरह की स्थितियां होनी चाहिए। तो इस सबको देखते हुए इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं। साथ में जो जीपीएस है, जीपीएस लगाना शुरू हो गया है। जीपीएस जो लग रहे हैं उससे जो है काफी सुविधा कॉर्पोरेट प्रशासन को हो रही है। वो इससे उनको ट्रैक कर पा रहा है कि कहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा लग रहा है, कहीं कोई ओवर स्पीड तो नहीं चल रहा है जंगल के नियम तोड़ करके, जिससे किसी वन्यजीव को कोई नुकसान पहुंच सके। इस तरह की पूरी कवायद जो है जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर बागेश्वर से है। यहां पर गरुड़ इलाके में एक नर गुलदार का शव मिला है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है। प्राथमिक तौर पर गुलदारों के आपसी संघर्ष में मौत का मामला लग रहा है। हालांकि पूरी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद ही पता चल पाएगा। सर्दियों में पहाड़ों में गुलदार का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और गुलदारों की संख्या बढ़ने से इनके आपसी संघर्ष भी बढ़ गए हैं। और हरिद्वार की बहादराबाद थाना पुलिस ने 3 गायों को गौ तस्करों के चंगुल से आजाद कराया है। कार्रवाई में पुलिस 2 गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और आरोपी छोटा हाथी वाहन में त्रिपाल से ढककर गायों को रस्सी से बांधकर ले जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने वाहन को जंगल की ओर छोड़ दिया है। पीछा करने पर पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी जसवीर और नसीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके अन्य साथी भागने में कामयाब रहे हैं। और वहीं हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में कुआखेड़ा गांव में 2 पक्षों में झड़प हो गई है। झड़प में एक पक्ष के कई लोगों ने दूसरे के घर में घुसकर फायरिंग कर दी और लाठी डंडों से लोगों को पीटा। हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गांव के 2 परिवारों में लंबे समय से रंजिश चल रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और उत्तराखंड के किसानों और फल उत्पादों को प्रमोट करने के लिए उद्यान विभाग ने अलग अलग किस्म के पौधे जो किसानों को सप्लाई किए हैं, उसमें गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद विभाग उलझ गया है। पौधे प्राइवेट नर्सरी से लिए जाते थे जो किसानों को बांटे जाते हैं। अब इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। हाल ही में रुद्रप्रयाग जिले में जब नींबू के पौधों में नींबू की जगह जम्भीरी यानी कि एक तरह की नींबू फैमिली का लेकिन घटिया फल मिलने की शिकायत आई तो उद्यान विभाग के कान खड़े हो गए। आनन फानन में मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित नर्सरी पर एक्शन लेने के आदेश दिए, जिसमें नर्सरी को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल था। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उद्यान विभाग ने उसी नर्सरी से पौधों की सप्लाई का कामकाज शुरू कर दिया। नाराज मंत्री के आदेश पर नर्सरी पर एक बार फिर नकेल कसी गई तो तमतमाए नर्सरी मालिक ने बदले में विभाग पर ही आरोप जड़ दिए। जैसे ही संज्ञान में मामला लिया गया, उन्होंने तुरंत उसको निरस्त कर दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि सभी जिले के अधिकारियों से कह दिया है कि कोई भी इस नर्सरी से पौध नहीं खरीदेगा और जांच के बाद जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और निश्चित ही पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उस नर्सरी को तो हम निश्चित ही ब्लैकलिस्ट करेंगे, क्योंकि जिसकी वजह से किसान को नुकसान हुआ है। भाई मंत्री जी, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर हम देवी को माँ को बकरा भी चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर पानी डालते हैं, मंजूर कराते हैं। तो अगर हमारे नर्सरी के खिलाफ कोई बात थी तो कम से कम एक बार मुझे मौका तो देते पूछने के लिए। मेरे पास तो अभी तक कोई पत्र नहीं है जिसमें मुझे बताया गया हो कि आपके खिलाफ ये आरोप है। लगाइए ना। जब मैं नींबू की पौध दे रहा हूँ, आपकी सत्यापित पौध दे रहा हूँ
और वहां भी नींबू की पौध पहुंचती है रुद्रप्रयाग में, तो वो कैसे जामरी बन गई? और मैंने तो किसी किसान को दी नहीं, मैंने तो उद्यान विभाग को दी है। तो उद्यान विभाग के जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कि वो ऐसा षड्यंत्र क्यों और किस मंतव्य से रचा है। ये एक बहुत बड़ा घालमेल है। इस मसले में आप गहराई तक जाओगे तो बहुत कुछ खुलेगा। गौरतलब है कि पहले भी अलग अलग प्राइवेट नर्सरियों से सप्लाई हुए सेब, कीवी के पौधों की घटिया क्वालिटी के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। तो साज की वजह क्या है? भ्रष्टाचार। अगर डायरेक्टर माननीय मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर उन नर्सरीज को निर्देशित कर रहे हैं कि आप इसको चालू रखें, जो नीलामी जो टेंडर हुए हैं, जो आवंटन किया गया है उसको जारी रखें, उसके बावजूद माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसको निरस्त करिए, लेकिन उसके बावजूद होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो काला है और कुछ न तो मिली भगत है या कुछ कहिए भ्रष्टाचार है। दरअसल केंद्र सरकार उत्तराखंड और हिमाचल जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बागवानी को प्रमोट और फंड कर रही है। किसानों को पौधे सप्लाई करने के लिए उद्यान विभाग के पास अपनी बड़ी नर्सरी नहीं है, लिहाजा प्राइवेट नर्सरियों से सप्लाई आती है। इस सब के बीच क्वालिटी चेक होता नहीं और पौधों से अच्छे फल निकलने की जगह कथित घपले निकल आते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।